गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन। So what is mass defect? It is the difference between expected mass. What is expected mass? It is calculated. Expected mass हम calculate करेंगे by addition of mass of proton, mass of neutron and mass of electron. तो एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सबका मास जोड़ करके जो मास निकलेगा उसे बोला जाएगा एक्सपेक्टेड मास। ठीक है। एक्चुअल मास कैसे निकाला जाता है? ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। इन दोनों के बीच में, किसके बीच में? एक्सपेक्टेड मास और ये एक्चुअल मास के बीच में जो डिफरेंस होता है, दिस इज मास डिफेक्ट। इसको डेल्टा एम से प्रेजेंट करा जाता है और इसको एक्सप्रेस करा जाता है इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। मास डिफेक्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम हीलियम का केस देख रहे हैं। ये बताया है, ये इन टर्म्स ऑफ एएमयू है। ये जो हम 1.67 × 10⁻27 kg है, इसको 1/12 ऑफ कार्बन 12 के मास से डिवाइड करके जो निकलता है वो वैल्यू यहाँ पे ली गई है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास एटॉमिक मास यूनिट्स में लिया गया है। और हीलियम में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो टोटल मास हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, ये आ रहा है 0.001086 AMU। इसी तरह से 2 प्रोटॉन का जो टोटल मास होगा, अच्छा, एक प्रोटॉन का मास जो होता है ये होता है इन टर्म्स ऑफ AMU क्या हो जाता है 1.00758। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास 2 इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा हीलियम में 1.01516 AMU। और 2 न्यूट्रॉन्स के लिए जो मास हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है ये होता है 1.00893। तो 2 न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा 2.01786 AMU। एक्सपेक्टेड मास कितना हो जाएगा हीलियम का 4.03410 AMU। ये कैलकुलेट करा, इन तीनों को जोड़ करके ये वाली वैल्यू आई है। एक्चुअल मास कितना होता है 4.00390। हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ पर डिफरेंस है, बिल्कुल क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। और इन दोनों का डिफरेंस जब निकाला जाता है, ठीक है, मास डिफेक्ट जब निकाला जाता है कि डेल्टा एम क्या होगा, एक्सपेक्टेड मास में से माइनस करते हैं हम एक्चुअल मास को, तो जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 0.3020 AMU। तो मास डिफेक्ट की वैल्यू, टोटल जो मास डिफेक्ट आता है हीलियम में, याद रखना है 0.3020 AMU। अब हम बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। बाय डेफिनेशन बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक इलस्ट्रेशन शो करना चाहूंगा। हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसमें 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स हैं। और एटम, ओवरऑल एटम ले तो इसमें बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। जो ये न्यूक्लियस का टोटल मास था ये कम हो गया है। कम क्यों हो गया है? क्योंकि जितने भी ये न्यूक्लियॉन्स हैं, दोनों न्यूट्रॉन और दोनों प्रोटॉन, इनका कुछ मास का डिफेक्ट हुआ है, डेल्टा एम यहाँ पर कुछ लॉस हुआ है। ये जो डेल्टा एम है ये यूजिंग आइंस्टीन्स इक्वेशंस, आइंस्टीन की इक्वेशन के बेसिस पे ये जो मास है ये एक तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है या एक तरह के फोर्स में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इस एनर्जी को क्या बोला जाता है? बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। और ये मास क्या हो गया है, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रोड्यूस हो गई हैं। और ये जो फोर्स है इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी वाला कंसेप्ट है ये हमें ये बताता है कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स होती है। सबसे पहले हमने क्वार्क के बीच में फोर्स देखी थी, जो लास्ट लेक्चर करा था, उसमें मैंने क्वार्क के बीच में फोर्सेस बताई थी, उनको बोला था ग्लूऑन फोर्स या ग्लूऑन फील्ड बोला था। जो ये न्यूक्लियॉन्स हैं इनके बीच में भी कुछ फोर्सेज होती हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होती है, इनको न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। और ये फोर्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है कि इन न्यूक्लियॉन्स का कुछ मास खत्म हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। मास एनर्जी कन्वर्जन इक्वेशन, आइंस्टीन की इक्वेशन जो है E = mc², इस इक्वेशन के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करा जाता है। और ये जो एनर्जी है ये इन न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड करके रखती है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? मास डिफेक्ट से ओरिजिनेट हो रहा है। जो ये मास लॉस हुआ है ये बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और ये बाइंडिंग एनर्जी क्या कर रही है, इन सारे न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध के रख रही है, जो न्यूक्लियस है उसको स्टेबल बना रही है। सो बाय डेफिनेशन बाइंडिंग एनर्जी क्या है, जैसे मैंने बताया अभी कि जो ये मास डिफेक्ट हुआ है, ये मास जो होता है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ गिवन न्यूक्लियस बाय इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये जो मास है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है और ये एनर्जी लॉस हो जा रही है जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स से। और ये जो रिलीज ऑफ एनर्जी है ये स्टेबिलिटी कॉज कर रही है न्यूक्लियस को, या फिर
इसकी हेल्प से न्यूक्लियस बाइंड हो जा रहा है टुगेदर। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि बाइंडिंग एनर्जी ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, कहाँ से पैदा हो रही है, जब पार्ट ऑफ मास न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो मास है वो एनिलेट हो रहे हैं। एनिलेट मतलब खत्म हो रहा है, और वो एनर्जी बाइंडिंग मतलब वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन की इक्वेशन के हिसाब से। आइंस्टीन इक्वेशन हम लोग जानते हैं E=mc² होता है, बट क्योंकि m यहाँ पर डेल्टा m है, मास डिफेक्ट जिसको हम डेल्टा m से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने आइंस्टीन की इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया है। आइंस्टीन की इक्वेशन क्या है, E=mc²। यहाँ पे जो ये m वैल्यू है इसको हमने डेल्टा m लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो मास है उसको हमने डेल्टा m से प्रेजेंट करा है। अब ये जो एनर्जी है ये जनरल फॉर्मूला है, अगर हम इसको बाइंडिंग एनर्जी की टर्म्स में लेकर जाते हैं, एटॉमिक स्केल पे लेके जाते हैं, तो यहाँ पर सारी यूनिट्स को पुट करके जो ओवरऑल फॉर्मूला बनता है वो ये वाला फॉर्मूला बनता है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और इसमें हमें न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। और हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जब मास 1 mu होगा तब इतनी वैल्यू होगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे भी हम आराम से याद रख सकते हैं कि अगर हमें mu में मास पता है तो हम 931.5 से मल्टीप्लाई करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी हमने हीलियम का मास डिफेक्ट देखा था, दैट इज 0.3020। तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और ये मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है दिस इज 28.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना बाइंडिंग एनर्जी होता है, रिलीज होता है जब न्यूक्लियस हीलियम का न्यूक्लियस फॉर्म होता है। बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, मतलब जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा उतना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी, और जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल हो जाएगा। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है इसको एक और तरीके से एक्सप्रेस करा जाता है, जैसे मैंने यहाँ प्रेजेंट कराया। इसको हम बोलते हैं मीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। किसी न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, जैसे हीलियम का केस लें अगर, तो टोटल न्यूक्लियन कितने हो गए, 4। तो जो हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली है उसको टोटल न्यूक्लियन से डिवाइड कर देंगे, तो पर न्यूक्लियन हमें एनर्जी पता चल जाएगी कि भाई इतनी एनर्जी एक न्यूक्लियन को स्टेबल करने में लग जाती है। जैसे अगर हीलियम के केस में देखें तो ये वैल्यू आती है 7.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाली वैल्यू याद रखनी है आपको, ये पेपर में पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि हीलियम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वो क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मास डिफेक्ट ज्यादा होगा तो बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी, और अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट है कि जनरली जो लोअर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स होते हैं, लगभग एटॉमिक नंबर 20 से नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है ये कितना होता है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू होती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जैसे जैसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरफ मूव करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आयरन की सबसे ज्यादा, मतलब पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है, आयरन की होती है। इसकी वैल्यू होती है 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे कम होती है फिर निकल की। थर्मोडायनामिकली सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियेट कौन सा होता है, आयरन होता है। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई है, और क्योंकि पर न्यूक्लियन एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा होती है 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी जितने भी न्यूक्लियाइड्स होते हैं उनके लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि आप कितने भी न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स को साथ में लेकर आएंगे अगर, तो जो भी न्यूक्लियस फॉर्म होगा वो रिलेटिवली स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स अलग अलग रहें। तो यानी कि जब भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स पास पास आएंगे तो कुछ ना कुछ उनका मास लॉस होगा और कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी तो हमेशा होगी। और यही जो बाइंडिंग एनर्जी है ये न्यूक्लियर फोर्स का रीजन है, जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के अंदर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यूज देख करके हम रिलेटिव स्टेबिलिटी बता सकते हैं आइसोटोप्स की। हम बता सकते हैं कि कौन सा आइसोटोप ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर बाइंडिंग एनर्जी लेस देन 0 मीन्स प्रोडक्ट आइसोटोप इज लेस स्टेबल। अगर बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में है, 0 से कम है, तो जो प्रोडक्ट आइसोटोप है वो पेरेंट आइसोटोप के कंपैरिजन में कम स्टेबल होगा। और अगर बाइंडिंग एनर्जी चेंज जो होगा, ये बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी चेंज लिखना चाहिए था, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी चेंज होना चाहिए। तो बाइंडिंग एनर्जी चेंज अगर 0 से ज्यादा यानी पॉजिटिव होगा तो जो रिजल्टिंग आइसोटोप, प्रोडक्ट आइसोटोप होगा वो पेरेंट आइसोटोप से ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर हीलियम 32 का केस दे रखा है और इसमें एक न्यूट्रॉन को ऐड करा गया है, न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराया गया है, तो हीलियम 42 बन गया है।
और आप देखो बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू क्या है, प्लस साइन के साथ है। अगर ऐसा होगा प्लस साइन के साथ बाइंडिंग एनर्जी हमें मिलती है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी में चेंज होता है कुछ, तो ये जो प्रोडक्ट आइसोटोप है, जैसे इस केस में हीलियम 42 है, ये ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू ये जो पेरेंट आइसोटोप था He32, लेस स्टेबल होगा इस केस में, पहले वाले केस में। और दूसरे वाले केस में आप देखो कि हमने यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट आइसोटोप था He42 इसको लिया है और इसमें एक न्यूट्रॉन का बम्बार्ड करा है, तो हमें मिल गया है He52। और He52 के लिए जो वैल्यू होती है ये माइनस साइन में आ रही है, -0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये इसका साइन माइनस है, तो माइनस है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट बना है इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई है, यानी ये जो He5 है ये अनस्टेबल है, ये लेस स्टेबल है इन कंपैरिजन टू जो He42 है। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी चेंज देख करके हम अलग अलग आइसोटोप्स के रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। अगर बाइंडिंग एनर्जी चेंज पॉजिटिव है तो जो प्रोडक्ट आइसोटोप है वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू पेरेंट आइसोटोप, और अगर बाइंडिंग एनर्जी जो आ रही है चेंज वो नेगेटिव में आ रही है तो जो प्रोडक्ट आइसोटोप है वो लेस स्टेबल होगा पेरेंट आइसोटोप के कंपैरिजन में।